अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां एक तरह की मशीनी सटीकता की उम्मीद की जाती है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब मेडिकल साइंस तो काफी हद तक बाइनरी पे काम करता है। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। राइट। मतलब अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि भाई देखिए ये रही दिक्कत और ये रहा इसका इलाज। वहां चीजों को स्पष्ट रूप से देखना बहुत आसान होता है। लेकिन जब कोई कानूनी और न्याय प्रणाली की दुनिया में कदम रखता है तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही और गलत के बीच की लकीरें एकदम धुंधली पड़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज की इस गहन और विस्तृत चर्चा में, जिसका नाम है कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज, हम इसी जटिलता की तह तक जाने वाले हैं। आज तारीख है 17 मार्च 2026 और हमारा फोकस पिछले केवल 2 दिनों मतलब 16 और 17 मार्च की उन टॉप 20 कानूनी खबरों पर है जिन्होंने पूरे सिस्टम में एक हलचल सी पैदा कर दी है। और अगर हम इन पिछले 48 घंटों की डॉकेट या मुकदमों की सूची को करीब से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, कानून अब केवल किताबों में बंद एक सैद्धांतिक विषय नहीं रह गया है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी कॉर्पोरेट नीतियों और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन की कार्यप्रणाली को भी तय कर रहा है। क्या बात है। और इसीलिए हम इन 20 खबरों को सिर्फ एक सूची की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनके पीछे काम कर रहे असली मैकेनिज्म को समझेंगे। बिल्कुल। एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब हम राजनीतिक या थोड़े संवेदनशील मामलों की बात करेंगे तो हमारा दायरा सिर्फ अदालत के भीतर रखे गए तथ्यों तक ही सीमित रहेगा। किसी भी विचारधारा या पक्ष का समर्थन करना हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा नहीं है। हाँ, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो समी, सबसे पहले उस विषय पर चलते हैं जो सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी, मौत और मानवीय गरिमा से जुड़ा है। पिछले 48 घंटों में पैसिव यूथेनेशिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने सबका ध्यान खींचा है। वो 32 वर्षीय हरीश राणा वाला केस। हाँ, जो पिछले 13 साल से कोमा जैसी स्थिति में थे, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में। उनके लिए कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। और सबसे बड़ी बात, फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सच में बहुत भावुक पल था। अदालत के सामने सबसे बड़ा और शायद सबसे भारी सवाल यही था कि क्या इलाज रोकना किसी इंसान को मारने के बराबर है। वही तो सबसे डरावना लगता है। मतलब अगर किसी मरीज का कृत्रिम पोषण या नली से दिया जाने वाला खाना पानी रोक दिया जाए तो पहली नजर में तो ये उसे भूखा छोड़ने जैसा ही लगता है ना। कोर्ट ने इसे मरीज के सर्वोत्तम हित में कैसे मान लिया? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति स्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट में होता है तो चिकित्सकीय रूप से दिया जाने वाला वो पोषण भी सिर्फ खाना नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वो एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट है। और जब दिमाग काम करना पूरी तरह बंद कर दे और बचने की शून्य उम्मीद हो तो मशीनों के जरिए शरीर को सिर्फ जिंदा रखना इलाज नहीं है। वो तो सिर्फ पीड़ा बढ़ाना हुआ। बिल्कुल, वो उस व्यक्ति की पीड़ा और उसके परिवार के मानसिक और आर्थिक दर्द को बढ़ाना है। इसलिए उस निरर्थक ट्रीटमेंट को रोक देना प्राकृतिक मृत्यु को अपना काम करने देने की अनुमति देना है। ये जीवन छीनने का नहीं बल्कि गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का मामला है। गरिमा और अधिकार की इसी बहस को अगर हम जीवन के दूसरे छोर पर लाएं तो महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी 2 बहुत ही विपरीत दिशाओं में जाने वाली खबरें भी आई हैं। हाँ, एक तो वो पीरियड लीव वाला मामला है। राइट। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने पीरियड लीव यानी मासिक धर्म की अनिवार्य छुट्टी को लेकर सीधा आदेश देने से इनकार कर दिया है और केंद्र से इस पर नीति बनाने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अनिवार्य छुट्टी महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब पहली नजर में देखने पर कोई भी यही सोचेगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय महिलाओं को छुट्टी देने से रोक रहा है तो ये उनके अधिकारों के खिलाफ कैसे नहीं है? देखिए, सतह पर ये महिलाओं के खिलाफ लग सकता है, लेकिन कोर्ट यहाँ अर्थशास्त्र और कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत ही कड़वे सच को देख रहा है। वो कड़वा सच क्या है? अगर कानून बनाकर हर प्राइवेट कंपनी के लिए महिलाओं को हर महीने अतिरिक्त वेतन सहित छुट्टी देना अनिवार्य कर दिया जाए तो हायरिंग मैनेजर्स के बीच एक अदृश्य पूर्वाग्रह जन्म ले लेगा। ओह, मतलब वो हायर ही नहीं करेंगे? बिल्कुल। वो समान योग्यता वाले एक पुरुष और एक महिला के बीच पुरुष को चुनना ज्यादा पसंद करेंगे ताकि उन्हें काम का नुकसान न उठाना पड़े।
अदालत की चिंता यही है कि एक अच्छी नीयत से बनाया गया कानून कहीं महिलाओं को वर्कफोर्स से बाहर करने का हथियार न बन जाए। ये बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल नजरिया है। एक तरफ वर्कप्लेस पर महिलाओं की जगह बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो दूसरी तरफ घर के भीतर उनके काम को पहचान दिलाने की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में आइडियल वाइफ या निठल्ली पत्नी होने के मिथक को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये फैसला उस अदृश्य श्रम को कानूनी मान्यता देता है जिसे अक्सर हमारी जीडीपी की गणना में छोड़ ही दिया जाता है। राइट। एक गृहिणी का काम न केवल परिवार को चलाता है, बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। इसे खालीपन कहना उस आर्थिक और सामाजिक मेहनत का सीधा अपमान है। बिल्कुल सही कहा। और पहचान न मिलने की इसी त्रासदी से सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम निर्देश जुड़ा है। शाहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्यों को एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने ये बात सामने आई कि इन सर्वाइवर्स को बैंक खाता खुलवाने या आधार कार्ड बनवाने तक में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। असल में इस मामले की गहराई उनके चेहरे की पहचान खोने से जुड़ी है। जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर बैंक जाती है तो केवाईसी के लिए उसका चेहरा दस्तावेजों से मेल नहीं खाता। और फिंगरप्रिंट्स का भी इशू होता होगा। बिल्कुल, फिंगरप्रिंट्स कई बार जल चुके होते हैं। ऐसे में वे सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ सरकारी नौकरी सिर्फ चंद रुपयों की बात नहीं है। तो ये किस बारे में? ये उस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बनने का तरीका है जो उन्हें उनकी खोई हुई नागरिक पहचान और सुरक्षा वापस दिला सके। बहुत ही मार्मिक और जरूरी बात है ये। खैर, व्यक्तिगत स्तर पर पहचान और काम के इस ढांचे को समझने के बाद अगर हम पूरे देश के सिस्टम पर नजर डालें तो वहां भी काम और उद्योग की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं। हाँ, इंडस्ट्री की परिभाषा को लेकर जो खबर है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है हमारी अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की एक विशाल बेंच का गठन किया है जिस बात पर विचार करेगी कि इंडस्ट्री यानी उद्योग किसे कहा जाए। इसके लिए 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के फैसले को फिर से खोला जा रहा है। तो इस सवाल यह है कि 48 साल पुराने फैसले को अब जाके खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इसकी वजह बहुत साफ है। 1978 में जब काम या इंडस्ट्री की बात होती थी तो दिमाग में क्या आता था? एक फैक्ट्री, वहां बजने वाला सायरन और शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर। हाँ, वो टिपिकल इंडस्ट्रियल इमेज। राइट। लेकिन आज हम गिग इकोनॉमी में जी रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी बाइक पर खाना डिलीवर कर रहा है, कोई घर बैठकर फ्रीलांस कोडिंग कर रहा है। तो क्या एक ऐप बनाने वाले स्टार्टअप को हम उसी पुराने लेबर लॉ के तहत इंडस्ट्री मान सकते हैं? नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं। 48 सालों में अर्थव्यवस्था का पूरा डीएनए बदल चुका है, इसलिए कानून की उस परिभाषा को अपडेट करना अब एक तरह की मजबूरी बन गया है। और पुराने कानूनों को बदलने की इसी प्रक्रिया में आयकर विभाग भी एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। खबर यह है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। मतलब 1961 के पुराने कानून को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी भी था। 1961 के कानून में पिछले 6 दशकों में इतने सारे संशोधन, इतने सारे अपवाद और क्लॉज जोड़े गए थे कि वो एक ऐसा जंजाल बन चुका था जिससे खुद टैक्स वकील भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। बाप। हाँ, तो एक नए एक्ट को लाने का मुख्य मैकेनिज्म ही यही है कि पुराने पैचवर्क को हटाकर एक साफ और सरल स्लेट तैयार की जाए जो आज के डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल इनकम के ढांचे के अनुकूल हो। शिक्षा के ढांचे में भी बदलाव की ऐसी ही एक मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां अदालत ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। वो एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय वाली याचिका। हाँ, वो चाहते थे कि 5 साल के LLB कोर्स को घटाकर 4 साल का कर दिया जाए। उनका तर्क था कि इससे छात्रों का 1 साल बचेगा। लेकिन यहाँ शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत काम करता है। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानूनी शिक्षा की अवधि और उसका सिलेबस तय करना बार काउंसिल या शिक्षा विशेषज्ञों का काम है। अदालत नीति निर्माता नहीं बन सकती। मतलब कोर्ट हर चीज में दखल नहीं दे सकता? बिल्कुल। अगर जजों ने यह तय करना शुरू कर दिया कि कौन सा कोर्स कितने साल का होगा, तो फिर विशेषज्ञ संस्थाओं का क्या अर्थ रह जाएगा? सही बात है। खैर, शिक्षा और छात्रों की बात हो रही है तो CJI सूर्यकांत की वो सलाह नजरअंदाज नहीं की जा सकती जो उन्होंने लॉ के छात्रों को दी। हाँ, वो कबड्डी वाली एनालॉजी। बिल्कुल। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे एक कबड्डी रेडर जैसा अनुशासन अपनाएं। ये एनालॉजी अपने आप में बहुत ही सटीक है। अगर आप सोचें तो एक वकील जब क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह कर रहा होता है तो वो बिल्कुल कबड्डी के रेडर की तरह ही तो होता है। हाँ, सांस रोककर दांव लगाना पड़ता है।
उसे अपनी सांस पर काबू रखना होता है, विरोधी के पाले में घुसकर अपने सवालों का दांव लगाना होता है और फिर बिना खुद उलझे सुरक्षित वापस अपने तर्कों पर आना होता है। बिल्कुल। और ये चपलता सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि पूरी अदालती प्रक्रिया के लिए जरूरी है। और इसी चपलता को सिस्टम में पिरोने के लिए सीजीआई एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव ला रहे हैं। केस लिस्टिंग के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमेशा से ये शिकायत रही है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में केस की तारीखें मिलने में इंसानी दखल होता है, फाइलें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो एआई इस प्रक्रिया को कैसे सुधारेगा? क्या ये जजों का काम करेगा? नहीं, एआई फैसले नहीं सुनाएगा। इसका मैकेनिज्म बस इतना है कि ये रजिस्ट्री के उस क्लरिकल काम को ऑटोमेट करेगा जो केस को जजों की बेंच तक पहुंचाता है। अच्छा, सिर्फ लिस्टिंग का काम? हाँ, जब एआई किसी केस की अर्जेंसी, उसकी कैटेगरी और जजों की उपलब्धता के आधार पर बिना किसी मानवीय पक्षपात के तारीखें तय करेगा तो इससे सिस्टम में हेरफेर की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया कदम है। तकनीक का अदालतों में प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता संरक्षण के मोर्चे पर अदालतें खुद बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कस रही हैं। आप एप्पल वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दिल्ली कंज्यूमर कमीशन का एप्पल इंडिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस ग्राहक का आईफोन चोरी हुआ, उसने शिकायत की थी कि कंपनी का फाइंडेबल आफ्टर पावर ऑफ फीचर काम नहीं किया। अब एक सीधा सा तकनीकी सवाल जहन में आता है, अगर फोन की बैटरी डेड है या वो स्विच ऑफ है तो वो ट्रैक कैसे हो सकता है? तकनीकी रूप से ये कोई जादू नहीं है। एप्पल अपने आईफोन में ब्लूटूथ और अल्ट्रा वाइड बैंड चिप्स का इस्तेमाल करता है। ओके। फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी बैटरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इन चिप्स को एक्टिव रखता है, जो आसपास के अन्य एप्पल डिवाइस को पिंग करते रहते हैं और एक मैश नेटवर्क के जरिए लोकेशन भेजते हैं। समझ गया। तो फिर इसमें एप्पल की गलती कहाँ थी? इस मामले में कानूनी पेंच ये फंसा कि जब कंपनी अपने विज्ञापन में इस प्रीमियम फीचर का दावा करके लाखों रुपए वसूलती है और असल वक्त पर वो फीचर फेल हो जाता है तो उसे सिर्फ एक ग्लिच कहकर नहीं टाला जा सकता। उपभोक्ता कानून की भाषा में इसे सर्विस में कमी यानी डेफिशिएंसी इन सर्विस कहा जाता है। तकनीकी कंपनियों पर लगाम कसने की इसी कड़ी में कर्नाटक से भी एक खबर है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के सामने जो सबसे बड़ी कानूनी दीवार है वो ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार का विषय है। तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है क्या? वही तो मुद्दा है। क्या एक राज्य सरकार के पास पूरे राज्य में इंटरनेट के एक हिस्से को बैन करने का अधिकार है? ये आने वाले समय में केंद्र बनाम राज्य के बीच एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा कर सकता है। डिजिटल स्पेस और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो कुणाल कामरा का फैक्ट चेक रूल्स वाला मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी रूल्स के उस संशोधन को असंवैधानिक बताया था जिसके तहत सरकार खुद से जुड़ी खबरों का फैक्ट चेक कर सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य को नोटिस तो जारी किया है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देखिए, इस पूरे मामले की धुरी ये सवाल है कि क्या सरकार अपने ही खिलाफ लिखी गई बातों में सच्चाई की अंतिम निर्णायक हो सकती है? आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। बिल्कुल। अगर सरकार के पास ही ये तय करने का अधिकार आ जाए कि क्या सच है और क्या झूठ, तो फिर प्रेस की आजादी और आलोचना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक ना लगाना ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इस शक्ति के दुरुपयोग की आशंका को गंभीरता से ले रहा है। और सोशल मीडिया पर कही गई बातों का अंजाम कितना लंबा खिंच सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर मामले से साफ होता है। हरियाणा सरकार ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एक पुरानी फेसबुक पोस्ट को लेकर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी देकर केस बंद कर दिया। एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपके लिए सालों तक एक कानूनी दुस्वप्न बन सकता है। भले ही मुकदमा ना चले, लेकिन वो जो लंबी प्रक्रिया होती है, अदालतों के चक्कर होते हैं। कानून की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा है। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम पिछले 48 घंटों की मुकदमों की सूची का आखिरी हिस्सा देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी राजनीतिक और हाई प्रोफाइल दुनिया की लड़ाई अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे मानहानि के मुकदमों में तब्दील हो गई है।
हाँ, कई सारे मानहानि के केस आए हैं अभी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज किया है, क्योंकि कुछ झूठी खबरों में उनका नाम कुख्यात जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा ठोका है, क्योंकि उन्होंने इस्तांबुल नगर पालिका की एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर बता दिया था। इन मामलों को एक साथ देखने पे पता चलता है कि सोशल मीडिया के युग में किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने में सिर्फ एक ट्वीट या 1 मिनट का वीडियो लगता है। राइट, लेकिन उसे साफ करने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। उस दाग को कानूनी रूप से धोने में 10 करोड़ रुपए का दावा और कई सालों की अदालती लड़ाई लड़नी पड़ती है। अदालतें अब तेजी से इन मामलों को ले रही हैं ताकि फेक न्यूज फैलाने वालों की जवाबदेही तय की जा सके। राजनीतिक मुकदमों की इसी फहरिस्त में दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में भी एक नया दांव पेच देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उनका केस दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ग कांता शर्मा की बेंच से हटाकर किसी अन्य बेंच को दे दिया जाए, जिसका सीबीआई ने कड़ा विरोध किया है। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर कोई आरोपी अपना केस किसी जज से हटाने की मांग किन आधारों पर कर सकता है? न्यायशास्त्र में इसे एप्रीहेंशन ऑफ बायस यानी पक्षपात की आशंका का सिद्धांत कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जज ने असल में कोई पक्षपात किया ही हो। अच्छा, तो फिर सिद्धांत ये कहता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर किसी पक्षकार को वाजिब कारणों से ये लगने लगे कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, तो वो केस ट्रांसफर की मांग कर सकता है। लेकिन कोर्ट इसे आसानी से मानती तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका किसी भी जज पर इस तरह के अविश्वास को आसानी से स्वीकार नहीं करती, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। राजनीतिक जवाबदेही का एक और मामला महुआ मोहित्रा के कैश व क्वेरी केस से जुड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। हाँ, और इसी के साथ लद्दाख से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को भी गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। राइट। इन दोनों ही मामलों में अदालत और प्रशासन का रवैया ये दर्शाता है कि जब बात जनप्रतिनिधियों या बड़े जन आंदोलनों की आती है, तो सिस्टम हड़बड़ी में कोई ऐसा कदम उठाने से बचता है जो बाद में लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के तौर पर देखा जाए। अदालतों की पदानुक्रम या हायरार्की को लेकर भी एक दिलचस्प आदेश सामने आया है। अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार रवि नायर को गुजरात क्राइम ब्रांच ने समन भेजा था। तो उन्होंने राहत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत बुनियादी नियम है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो ट्रायल कोर्ट या पहली अपील की अदालत नहीं है। सही बात है। जब तक कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति न हो, सर्वोच्च न्यायालय हमेशा यही अपेक्षा करता है कि याचिकाकर्ता पहले अपने राज्य के हाई कोर्ट के पास जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट हर मामले को सीधे सुनने लगे तो निचली अदालतों का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। और निचली अदालतों के ढांचे से ही हमारी 20वीं और आज की सबसे चौंकाने वाली खबर आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के जज को कड़ी फटकार लगाई है। वो पॉक्सो वाला मामला ना? हाँ, क्योंकि उस जज ने पॉक्सो जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में अपना फैसला लिखने का काम पूरी तरह से एक टाइपिस्ट के भरोसे छोड़ दिया था। मतलब ये सुनना किसी भी आम इंसान के लिए खौफनाक है कि न्याय प्रणाली में इस तरह की लापरवाही भी हो सकती है। ये तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ एक भद्दा मजाक है। एक जज से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना जुडिशियल माइंड या न्यायिक विवेक लागू करेगा। सबूतों को तौलना, गवाहों की विश्वसनीयता परखना और कानून की व्याख्या करना, ये सब एक दिमागी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और टाइपिस्ट का इसमें क्या रोल? वही तो, एक टाइपिस्ट के पास सिर्फ टाइप करने की गति होती है, कानूनी तर्क नहीं। जब कोई जज अपना फैसला किसी क्लर्क को आउटसोर्स कर देता है, तो वो केवल अपनी ड्यूटी से नहीं भाग रहा होता, बल्कि वो उस पीड़ित के न्याय और आरोपी की आजादी के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहा होता है। खबरें जिन्होंने पिछले 48 घंटों में न्यायपालिका के अलग अलग पहलुओं को छुआ। और इस पूरी चर्चा का अगर हम एक निचोड़ निकालें, तो आज एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट को केस लिस्टिंग के लिए एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक अपनाते हुए देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य मशीनी सटीकता और गति लाना है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कैसे एक वरिष्ठ जज पैसिव यूथेनेशिया का फैसला सुनाते हुए एक इंसान की पीड़ा को महसूस करके अदालत में रो पड़ते हैं।
ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है हमारे सामने कि भविष्य की न्याय व्यवस्था में पलड़ा किस तरफ भारी होगा। क्या एआई की वो मशीनी सटीकता और नियमों की कठोरता न्याय की दिशा तय करेगी, या फिर उस जज की तरह मानवीय संवेदना और परिस्थितियों को समझने वाली इंसानियत हमेशा कानून की असली आत्मा बनी रहेगी? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने स्तर पर टटोलना चाहिए। बहुत ही उम्दा सवाल है सोचने के लिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ इस जटिल कानूनी दुनिया की तह तक जाने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। हम फिर मिलेंगे एक नए गहन विश्लेषण के साथ।